हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। हमने बहुत सारे मेल्स रिसीव किए, बहुत सारे रिक्वेस्ट हमारे पास आए जिसमें हमें ये डिस्कस करना था या फिर उन्होंने ये सवाल उठाया कि सर सबसे बेस्ट टाइम क्या है जब हम मेंस आंसर राइटिंग की शुरुआत कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए हमने बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात किया। इसके अलावा हमने अपनी जो भी हमारी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, पूरी टीम है, उनसे बात की और इवन हमने अपना एक्सपीरियंस भी इसके साथ शामिल किया। फिर ये वीडियो बन रहा है आपके सामने और ये पूरा कंटेंट एक एक्सपीरियंस बेसिस पर है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था उसको एड्रेस करने का सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये बनता है कि जैसे ही एक फ्रेशर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहला कदम रखता ही है, तब से सामने से आवाज़ आती है कि आज के क्लास को देखते हुए क्या आपने आंसर राइटिंग की। वो बच्चा बोलेगा नहीं, मैंने नहीं की है, अभी तो शुरुआत किया है मैंने, आज पहला दिन था हमारा। उधर से आंसर आता है कि अगर नहीं की है ना तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अभी से आंसर राइटिंग की शुरुआत करो, डे 1 से लिखना है, रोज 2 आंसर। यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक जो लगभग सब कोई करता है वो ये है कि अभी तो पढ़ना स्टार्ट किया है, हमारे पास इवन कंटेंट भी नहीं है, तो क्या अप्रोप्रिएट टाइम आएगा जब हमारे पास कंटेंट भी होगा, टाइम भी होगा और इस एग्ज़ाम को हम फाइनली डील कर सकते हैं। इस पूरे क्वेश्चन को हम डील करें उससे पहले एक सबसे कॉमन क्वेश्चन हमारे दिमाग में बनता है, वो ये है कि क्या यूपीएससी बहुत अनसर्टेन है, क्या डाइसी है, क्या इसके लिए पीएचडी करना ज़रूरी है। कुछ लोगों ने बोला भाई पीएचडी करो, ज़रूरी भी है पीएचडी करना, लेकिन इस सेंस में कि पी का मतलब होगा आपके अंदर परसीवरेंस होना चाहिए, एच का मतलब होगा कि आप हार्ड वर्क करोगे और डी का मतलब होगा कि आप डेडिकेशन दिखा रहे हो। ये हो गया आपका पीएचडी, जो कि ज़रूरी है आपके इस यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। यहाँ पर ये 3 चीज़ तो ज़रूरी है, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो कि हमें चाहिए। तो बोला कि भाई हाँ, 2 चीज़ और चाहिए आपको। वो 2 चीज़ कौन सी है? एक सबसे पहले आता है हमारा राइट स्ट्रैटेजी। हमारी स्ट्रैटेजी कुछ इस हिसाब से होनी चाहिए कि वो हमारे कंफर्ट लेवल को, हमारे नॉलेज लेवल को, हमारी जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, उसको कोइंसाइड करे हमारे हिसाब से, मतलब कुछ टेलर्ड सॉल्यूशन होने चाहिए। दूसरी चीज़ कि स्ट्रैटेजी बनाने से भी उस हद तक काम नहीं हो सकता है अगर हमने राइट टाइम पर स्टार्ट नहीं किया। राइट टाइम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है और इनफैक्ट यही आज का डिस्कशन भी है कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए ये जो राइट टाइम की हम बात कर रहे हैं, ये राइट टाइम क्या होता है, इसके बारे में मैं आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि भाई जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, क्या उनके पास मटेरियल कुछ और होते हैं क्या? ये लोग जब अपने ट्रेनिंग के लिए देहरादून जाते हैं या फिर जिनको ऐसा अवसर प्राप्त होता है, तो क्या उन्होंने कुछ स्पेशल पढ़ाई कर ली थी क्या? कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल उनको यूपीएससी ने दे दिया था कि भाई ये पढ़ लो, यहीं से क्वेश्चन आ रहा है? ऐसा कुछ है नहीं। इनफैक्ट आप ये देखोगे कि जो आप लोग इनफैक्ट आज के टाइम पर पढ़ रहे हो, यही सब चीज़ इनफैक्ट डिट्टो यही की यही चीज़ें भी वो पढ़ रहे थे, बट उनके अंदर ये जो 5 कंपोनेंट्स हमने डिसाइड किए हैं, आपकी पीएचडी और राइट स्ट्रैटेजी और राइट टाइम, यही 5 कंपोनेंट जो है ना वो अलग अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पर शुरुआत के 3 भी सही चलते हैं, स्ट्रैटेजी भी आपको मिल सकता है। चलो, टाइम का डाउट था जो कि आज हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रेट टू द पॉइंट आते हैं और डिस्कस ये करते हैं कि भाई क्या टाइम सही है, हम सीएसई मेंस की तैयारी किस हिसाब से करें, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करें कि हमारा टाइम ड्यूरेशन सही हो जाए। कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, जैसे कि हम ये नहीं कह सकते कि हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्ज़ाम को कॉमन प्लेटफॉर्म्स पे इवेलुएट कर दें। थोड़े अंतर हैं, लेकिन तैयारी दोनों की साथ साथ चलती है। इसीलिए हमारे पास एक बेसिक प्रायर इन्फॉर्मेशन होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जब भी हम अपने आंसर को लिखते हैं, क्योंकि उसमें इशू ये आता है कि अगर हमारे पास मटेरियल नहीं है, हमने आज की क्लास समझी और आज के ही क्लास से हमने आंसर लिखने की कोशिश की, तो प्रॉब्लम यहाँ पर आएगा कि जो इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच जो यूपीएससी आज के ट्रेंड में फॉलो करने की कोशिश कर रहा है कि पेपर 3 में पेपर 1 का कॉन्सेप्ट या फिर पेपर 1 में पेपर 3 के साइंस एंड टेक का क्वेश्चन लगा दिया, तो ये सारे डिस्टॉर्शंस या फिर ये सारे चेंजेस को हम कॉप कर पाएँ। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास कुछ एक बेसिक प्रायर नॉलेज होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, सब एक सब्जेक्ट मतलब अप्रॉक्सीमेटली हर एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का, जिससे कि हम अलग अलग डायमेंशंस को ओपन कर सकें उस आंसर के लिए। तो इसीलिए इस वाले पार्ट का होना थोड़ा ज़रूरी है। इसके बाद ये आता है कि जिस हिसाब से यूपीएससी धीरे धीरे टाइम गैप कम कर रही है, हालांकि ये कोई ट्रेंड नहीं है,
लेकिन आजकल के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि भाई थोड़ा तो दिक्कत हुआ है, ठीक है। तो दिक्कत क्या है उसके बारे में हम एक बार डिस्कस करते हैं। यहाँ पर टाइम गैप की कमी के कारण मेंस की पूरी तैयारी या कि पूरा प्रैक्टिस जो है वो हम उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नहीं कर सकते हैं। ये इशू है कि हम अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अभी से कर लें या फिर अपने प्रीलिम्स के पहले ही करके रखें, जिससे कि ये सारी चीज़ें सॉर्टेड हों। हमारे जो 80 और या 90 के आसपास कुछ दिन मिलते हैं हमें मेंस के लिए, वहाँ पर ये भीड़ ना हो, वहाँ पर ये लड़ाई ना हो कि हम लिखना सीख रहे हैं, हमें पहले से लिख के ख़त्म कर देना है। इसीलिए जो एक टाइम पीरियड आता है वो आता है कि 1 दिसंबर और जनवरी और फरवरी, ये जो 3 मंथ्स हैं जो अभी चल रहे हैं, इनफैक्ट वो सबसे बेस्ट टाइम पीरियड है कि हम अपनी आंसर राइटिंग की शुरुआत कर दें। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीज़न है। यूजुअली क्या होता है कि सभी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का एक बेसिक ट्रेंड देखा गया है कि वो अपने सबसे बेस्ट वाले बैच जो हैं वो अगस्त मंथ में लॉन्च करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली सब ऐसा करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ मोस्टली ऐसा करते हैं। तो मान लो जुलाई, अगस्त, जो भी एक मंथ है जहाँ पर इंस्टीट्यूशन कोई भी चीज़ स्टार्ट करती है, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आ गई कि आपका अगस्त, इसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 मंथ्स जो है ना, ये एग्ज़ाम को समझने में, कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग लेने में ही चला जाता है। अब यहाँ पर जो दिसंबर का पीरियड है, यहाँ पर हमारे पास बेसिक सब्जेक्ट का नॉलेज भी है, हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की जो मैं बात कर रहा था वो भी है कि अगर अब से आंसर लिखना स्टार्ट किया ना तो एक अच्छा आंसर लिखने की क्षमता होती है। वरना क्या होता है कि अगर हम बहुत अर्ली स्टेज पर आंसर राइटिंग की शुरुआत कर देते हैं तो कभी कभी हमें निगेटिव कमेंट्स मिलते हैं कि ये आंसर्स आपके अच्छे नहीं, बहुत सारे डायमेंशंस हैं और कभी कभी बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जो कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इस चीज़ से कि आंसर राइटिंग तो मेरे बस की है ही नहीं क्योंकि मेरे पास नॉलेज ही नहीं है। वहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआती दौर पर अगर आपको आंसर लिखना भी है तो आप यूजुअली शॉर्ट नोट्स लिख सकते हो। आपने जो भी पढ़ाई की है उस दिन का शॉर्ट नोट लिख दो। आज मान लो कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, आपने पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में पढ़ा, पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में एक शॉर्ट नोट लिख के छोड़ दो, ठीक है। आपने ऐसा कोई भी और टॉपिक पढ़ा हो उसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिख के छोड़ दो कि मुझे इतना आना चाहिए कि मैं किसी भी टॉपिक को 150 वर्ड्स में समराइज करने की क्षमता रखता हूँ या रखती हूँ, ठीक है। इतने से काम चल जाएगा। लेकिन जो आपका पैटर्न क्वेश्चन है, यूपीएससी जैसा क्वेश्चन पूछती है, उसको लिखने की क्षमता तभी आ सकती है जब आपके पास अच्छा खासा नॉलेज हो। 3-4 महीने की मेहनत तो आपकी इसमें लगेगी ये अच्छा खासा नॉलेज लेने में, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड है वो सबसे सूटेबल है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक और बात आती है कि अगर हम लोग मार्च के बाद की टाइम जोन देखें तो मिड मार्च से लेके मार्च, अप्रैल, मई और जून में पेपर है। ये टाइम पीरियड ऐसा नहीं होता कि हम अपने मेंस का ABCD भी उठा सकें। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर कितना भी धुरंधर हो वो अपने प्रीलिम्स एग्जाम की ओर लग ही जाता है कि अगर प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ तो हम लोग मेंस लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो ये डर जो है वो लगभग सभी के मन में होता है। तो ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये केवल मेरा डर है, सबके अंदर होता है। तो इसीलिए सब लोग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो जो आज की इस पूरे डिस्कशन का निष्कर्ष निकल कर आता है, जो पूरा कंक्लूजन है वो इसी हिसाब से है कि चूंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों अलग अलग थोड़े जोन में आते हैं, दोनों के अप्रोचेस थोड़े अलग अलग हैं और मेंस के मतलब प्रीलिम्स के बाद हमें मेंस प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिलेगा, इवन प्रीलिम्स के 3 महीने पहले भी टाइम नहीं मिलेगा। तो ये टाइम पीरियड सबसे सूटेबल है। इवन हम तुरंत कोचिंग ज्वाइन करने के लिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में भी नहीं लिख सकते क्योंकि हम क्वालिटी आंसर नहीं लिख पाएंगे, डीमोटिवेट हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों को बचा के देखा जाए तो ये सबसे बेस्ट टाइम है जिस पे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट इससे अब होगा यूँ कि आपका जो ये बीच वाला सेशन है, मतलब कि मार्च के बाद वाला सेशन है, ये तो आप अपने प्रीलिम्स में दे रहे हो। वंस प्रीलिम्स इज कंप्लीटेड आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई हमारा आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस तो हो चुका है, हमने दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आंसर राइटिंग बहुत सारा कर लिया है। अब इसीलिए इतना टेंशन की बात नहीं है। जो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन किया ना आपने, वो आपके लिए वैल्यू एडिशन का काम करेगा आपके आंसर्स में, क्योंकि आपने करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। खूब सारे आपके पास फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो जाएंगे उस टाइम तक। तो कंटेंट एनरिचमेंट की जहाँ तक बात आती है, आप एक बात को और ध्यान देना कि जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी है, ये कंटेंट में हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप 5%, 10%, 20% पीछे रह सको। वो कॉपअप हो जाएगा जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होगे, ठीक है। उस टाइम पर रिगरस पढ़ाई होती है। उस केस के लिए हम डेफिनेटली अपना कंटेंट एनरिचमेंट प्रीलिम्स के बाद भी कर सकते हैं। 20% का तो कर ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन
जो एक स्ट्रैटेजी चाहिए होती है वो इसी टाइम जोन में आ सकती है। फिलहाल इन सभी पॉइंट्स को हम यहीं पर समराइज कर देते हैं और इनफैक्ट हमारे पास ये कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिनको आप पढ़ लीजिएगा बहुत ही आराम से। कुल मिला जुला के बात यही है कि आंसर्स कहाँ पर लाई करता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, यही बेस्ट जोन है। यहाँ पर अब एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि हो सकता है मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ हों, बट इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने अपने आप में भी एक ऐसा टेस्ट सीरीज़ डिज़ाइन किया जिससे कि ये वाला जो नीड है वो फुलफ़िल हो सके, जो भी डिमांड्स हैं वो कैटर हो सके और यूपीएससी एग्ज़ाम हम लोग एक स्टेप आगे बढ़कर थोड़ा सा ईजी कर सके। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कोई भी टेस्ट सीरीज़ की आवश्यकता लगती है, क्योंकि इवैल्यूएशन वाला पार्ट बहुत मुश्किल होता है, आपको समझ में नहीं आता है कि यूपीएससी किन जगहों पर 10 में 10 मार्क्स दे रही है, किन जगहों पर 10 में 0 मार्क्स दे रही है। हालांकि 10 में 10 मार्क्स किसी को मिलते नहीं हैं। यूजुअली जितने भी ऐसे फैकल्टीज़ हैं जो कि कॉपी चेक करते हैं यूपीएससी का, उनसे बात करने पर पता चलता है कि मैक्सिमम 10 में से 7 मार्क्स मिलते हैं। ऑन एन एवरेज 3 नंबर, 3.5 नंबर ऐसे ही मिलते हैं। तो इसीलिए तो आप जानते होंगे 50% से कम पर भी सिलेक्शन होता है और 50% पर तो लोग टॉपर भी बनते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको एक फाइनल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है जिसमें आप अपने आंसर को अच्छे से इवैल्यूएट कर सकें, आपको पता चल सके क्या सही है क्या गलत है, इंप्रूवमेंट का रास्ता कहाँ पर है। तो ऐसा कुछ आप अपने इस पूरे स्ट्रैटेजी को, अपने इस पूरे प्लान को उस डायरेक्शन में ओरिएंट कर सकते हो। फिलहाल आप सबको पता है कि ओनली आईएएस आपके प्रिपरेशन में हमेशा आपके साथ रहेगा, ये बताने की बात नहीं होती है, बट स्टिल यहाँ पर एक लाइन लिखी है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एफर्ट्स हर कोई करता है बट सक्सेस उसको ही मिलता है जिसको एक्स्ट्रा एज का पता होता है। ये जो एक्स्ट्रा एज है ना, इसका एक कंपोनेंट है राइट टाइम। आज केवल राइट टाइम पर डिस्कशन हुआ है, अभी ऐसे और भी कंपोनेंट्स हैं जहाँ पर हमें एफर्ट करना पड़ेगा। फिलहाल इस एक्स्ट्रा एज के लिए आप राइट टाइम का सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से करोगे। ठीक है, बाकी चीज़ें भी आपको करना है, बट आज के डिस्कशन से तो यही निष्कर्ष निकलता है, बाकियों से आगे रहना है। वो जो एक कहावत है ना कि भेड़ चाल नहीं चलनी चाहिए, आपने देखा होगा गांव में कि जब भी एक भेड़ आगे चलती है तो पूरा का पूरा झुंड उसे फॉलो करता है। अगर वो कुएं में कूद रही है तो सब कूद जाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं बनाता है इस चीज़ का। हमें वो नहीं करना है। ठीक है, हम ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, हम यंग एस्पिरेंट्स हैं, हमारे पास अपनी खुद की स्ट्रैटेजी है और हम इसी बूते पर यूपीएससी क्लियर करके रहेंगे। ठीक है, तो बस इसी जोश के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। आज के इस पूरे डिस्कशन में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको कोई भी डाउट्स इस कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी होता है या फिर कोई भी ऐसा है तो आप यहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आज के डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।